टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी नमस्कार। कैसे हैं आप जी? ऑल गुड, बस अब क्रिसमस और न्यू ईयर का इंतजार है। चलिए, आपको पहले से ही शुभकामनाएं। और अहमदाबाद में ठंड बढ़ गई है कि नहीं? हमारी ठंड दिल्ली से इंपोर्टेड होती है, दिल्ली में ठंड बनती है तो यहाँ हम पकड़ के ले आते हैं। नहीं, यहाँ तो ठंड अच्छी खासी है। और लेकिन इस ठंड में भी मुझे पता चला है कि आप कई सारी अच्छी चीजें टैक्स बचाने के तरीके लेकर के आए हैं। तो दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। कैसे बचाएं टैक्स डिमांड के एवज में कटने वाले टैक्स रिफंड को, ऑफिशियल रिइंबर्समेंट के तौर पर मिलने वाले पैसे पर क्या देना होगा टैक्स, और लेट पोजीशन पर डेवलपर से मिला है मुआवजा तो क्या आता है टैक्स के दायरे में। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा, अक्सर लोग जब टैक्स रिफंड फाइल करते हैं, ITR फाइल करते हैं, तो रिफंड बनता है, उम्मीदें बैठे रहते हैं कि रिफंड आएगा, कुछ पैसे का कुछ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन पता चलता है एन वक्त पे कि उनको पैसा मिल ही नहीं रहा है। और जब छानबीन की जाती है तो ये उनको आता है कि ये हमारे ऊपर टैक्स डिमांड बन रहा था, उस टैक्स डिमांड के वजह में टैक्स रिफंड काट लिया गया। और कई बार ऐसे लोगों का कहना होता है कि टैक्स डिमांड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिखा रहा है वो सही नहीं है, लेकिन तब तक तो इनका पैसा कट चुका होता है। तो ये पैसा ना कटे, इसका क्या उपाय है और ये करना क्या सही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से? बिल्कुल। अब लक्ष्मण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर इनकम टैक्स एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान है सेक्शन 245। उसको हम अगर समझ लें तो ये कहता है कि आपको कोई भी रिफंड बनता है, और रिफंड जो बनता है आपको कुछ देने का होता है, पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ मांग रहा है और उसे कुछ लेना है तो वो देने के सामने लेने का हिसाब तो होना चाहिए। दैट इज अ सिंपल रूल ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 245। तो ये प्रोविजन में तो कोई गलती नहीं है, इट्स अ फेयर प्रोविजन। पर जैसे आपने बताया कि सवाल ये है कि अगर मेरे हिसाब से मेरे सामने कोई डिमांड है ही नहीं, या जो डिमांड बताई जा रही है वो गलत है, और रिफंड मेरा काटा जाए, तो इसमें तो बड़ी गड़बड़ होगी, इट्स वेरी अनफेयर। तो इसके लिए CBDT ने कुछ एक विशेष सर्कुलर्स 2012 से लेके जारी किए। हमारी जो ईश्वर कमेटी थी उसने भी इस पर हमने काफ़ी अच्छे भारी रिकमेंडेशंस किए, उन्होंने उसको माना। और अभी 28 नवंबर 2022 को भी CBDT की एक इंस्ट्रक्शन नंबर 6 आई है लक्ष्मण जी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशंस किए गए हैं। आगे मैं समझ लूं आपसे कि गाइडलाइन क्या है, क्योंकि गाइडलाइन के बारे में आप समझा देंगे तो दर्शकों को ये होगा, अगर वो चाहें अपने पैसों को सेफ गार्ड करना, रिफंड को सेफ गार्ड करना, तो सेफ गार्ड कर सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है? मैं कहूंगा ये टैक्स गुरु का ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र जो हम आज देने जाने वाले हैं लक्ष्मण जी, वो सबको याद रखना आवश्यक है जी। क्योंकि सेक्शन 245 में तो जरूर ये कहा गया कि एन अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन टू द टैक्स पेयर बिफोर द एडजस्टमेंट इज मेड। अब इसके लिए इन्होंने गाइडलाइन ये बनाई है कि अब आजकल आप जानते हैं कि ई प्रोसीडिंग्स पोर्टल होता है, CPC होता है जो हमें रिफंड देता है। तो अगर CPC के हिसाब से हमारे पोर्टल पर कोई भी डिमांड खड़ी हुई है और हमारा रिफंड निकलता है, तो सबसे पहले CPC हमें सेक्शन 245 के तहत एक इंटीमेशन या नोटिस देता है कि भाई ये आपका डिमांड बता रहा है और ये जो आपका रिफंड बन रहा है उसके सामने हम क्यों सेट ऑफ न करें। तो आप जो कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमें दी जाती है। अब होता क्या है कि ये जब आपको नोटिस जारी की जाती है, अगर पहले 30 दिन का टाइम था, अब इन्होंने 21 दिन का टाइम इसको शॉर्टन करके लगाया है। अगर आप जल्दी से जल्दी अपना रिस्पॉन्स देंगे नहीं तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये डिमांड को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
तो इसलिए ये जरूरी है कि जैसे आपको 245 का नोटिस मिले, आप पोर्टल पे जाके एक आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर एग्री विद डिमांड करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, अगर आप डिसएग्री करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आइदर होली और पार्शली। तो उसके लिए आपको कारण देने हैं कि भाई मेरा कोई रेक्टिफिकेशन पड़ा हुआ है, मेरा अपील इफेक्ट नहीं दिया गया इसलिए ये है, या तो ये है ही गलत। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये देखते हुए आप अपने जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास तुरंत पहुंच के ये जो डिमांड है अगर जो गलत है तो उसको करवा लें, क्योंकि कंप्यूटर तो हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पॉन्ड करिए, कारण के साथ रिस्पॉन्ड करिए। इतना ही नहीं, अगर आपको एक्शन लेना है तो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास जाके वो डिमांड करेक्ट कराइए, क्योंकि वो करेक्ट करने का हक जो है वो ऑफिसर को रहता है। बिल्कुल। तो इतना अगर आप करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और एक लास्ट पॉइंट मैं ये भी बता दूं लक्ष्मण जी कि ये प्रावधान ये भी है कि अगर 3 हफ्ते में 21 दिन में असेसिंग ऑफिसर अपना कोई प्रतिभाव नहीं देता है तो सीबीडीटी ने कहा है कि भाई ये टैक्स पेयर का जो रिफंड है उसको रोके बिना उसको रिलीज कर। तो ये अच्छी बात, तब तो ये अच्छी बात है कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार दिया जा रहा है और आपके अधिकार के एवज में टैक्स ऑफिसर को जवाब देना होगा, और 3 हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो आपकी बात को मानते हुए टैक्स रिफंड आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये आपको अपने टैक्स रिफंड को बचाने का तरीका है, जो टैक्स डिमांड होता है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करने के एवज में। तो अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं हरियाणा, जहां के अंबाला से अंकित अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर नमस्कार सर, बढ़िया। बताएं क्या टैक्स की उलझन कहाँ है, जहां फंस गए हैं? हाँ, सर मेरा एक्चुअली ना नेशनल कंज्यूमर से रिफंड आया था, मैंने बिल्डर के अगेंस्ट केस किया था। तो जिसमें उन्होंने डिलेड पोजीशन का मैंने कंपनसेशन मांगा था, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे, तो उन्होंने मुझे कंपनसेशन दे तो दिया बिल्डर ने, और उसमें टीडीएस भी काट लिया है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो इनकम आई है वो टैक्सेबल है या नहीं है? अगर टैक्सेबल है तो क्या इसमें कोई डिडक्शन हमें अलाउड है? जैसे हमने इसके अगेंस्ट में एक लॉयर को 1.5 लाख की फीस भी दी हुई है, तो क्या वो हम इसमें से डिडक्शन हम डिमांड कर सकते हैं? इस पे हम लेंगे, मुकेश जी की राय लेंगे, लेकिन मेरा सवाल मन में ये उठा कि आपने बिल्डर के अगेंस्ट केस किया और केस जीत भी गया, रिफंड ले भी लिए। बाकी दर्शक ये शायद जानना चाहते हो कितना टाइम लगा इसमें आपको? सर हमें 3 साल लगे हैं। हम पहले स्टेट कंज्यूमर के में गए थे, फिर नेशनल कंज्यूमर में गए थे। तो नेशनल कंज्यूमर से हम जीते हैं और मैक्स के अगेंस्ट हमने केस किया था। अच्छा, 3 साल में मतलब आपने क्लेम ले लिया, बिल्डर से मुआवजा ले लिया। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। जो कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था, 12% मुआवजा मिला आपको? मुआवजा कितना मिला? सर हमें 25 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, मुकेश जी इनके सवाल का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने खड़ा किया है। अब एक चीज है, इसको आप टोटली टैक्स एग्जम्प्ट मान के आगे मत चलिएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि टैक्सेबल तो है, पर किस तरीके से? शुड इट बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? रेगुलर इनकम में आप दिखाएं तो आपका अगर इतना अमाउंट है तो 30% के और हायर रेट से लग जाएगा टैक्स। ऑल्टरनेटिवली मैं आपको ये गाइडेंस और हमारे दर्शकों को देना चाहता हूं कि ऐसी ही पॉइंट ऑफ व्यू में केसेस में ट्राइब्यूनल्स के कई डिसीशंस हैं जहां ये कहा गया है कि आपका एक राइट था, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कि आपको इस टाइम में पोजेशन मिले, वो आपका राइट जो है वो वायोलेट हुआ, आपको टाइमली पोजेशन नहीं मिला। उसके लिए जो आपको ये कॉम्पेंसेशन मिलता है तो इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स, क्योंकि आपको आपका जो राइट है वो सैक्रिफाइस करना पड़ा टू द एक्सटेंट इट इज अ ट्रांसफर फॉर विच यू हैव गॉट अ कंसिडरेशन। तो सबसे पहले मेरे मंतव्य से ये 25 लाख जो है वो आपका, अगर आप 3 साल तक तो केस ही लड़ते रहे तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रहेगा, और इसका कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, इसलिए इंडेक्सेशन वगैरह का सवाल नहीं आएगा। पर ये 25 लाख पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा, और मेरे विचार से जो खर्च आपने किया है
ये मुआवजा लेने के लिए वो लॉयर्स वगैरह की फीस भी यू विल सर्टेनली एंड यू शुड सर्टेनली क्लेम एज अ डिडक्शन। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। सवाल लेते हैं नई दिल्ली से, जहां से उषा अरोड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर बन चुकी हैं। उषा जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार टैक्स गुरु जी। जी नमस्कार। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग अ फ्लैट। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का जो एक्सपेंस होता है उसमें एक तो क्या क्या इंक्लूड होगा, कितने पीरियड का एक्सपेंस इंक्लूड होगा, कितना परसेंटेज तक उसको कवर किया जा सकता है, बिकॉज बायर इज रेडी टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन वो रजिस्ट्री कॉस्ट अलग रखना चाहता है सो दैट उनका एक्सपेंस स्टैम्प ड्यूटी बच सके। बट एज अ सेलर मेरी टैक्स लायबिलिटी वो किस चीज में बनेगी? कैपिटल गेन में इंक्लूड होगा, इंडेक्सेशन में होगा, या मैं 20% स्लैब शॉर्ट टर्म में होगा? इन चीजों के बारे में मुझे थोड़ी सी उलझन है जो मैं जानना चाहती हूँ टैक्स गुरु से। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे हमारे टैक्स गुरु। मैं समझ सकता हूँ कि जो आपका बायर है वो ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना चाहता डीड में, क्योंकि अदरवाइज उसको उस पर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। और जैसे आपने बताया ये सब सॉफ्ट फर्निशिंग वगैरह के आपने कुछ रेनोवेशन उसके चेंजेस किए हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू रियली विद द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर ये पैसा जो आपने खर्च किया है वही अमाउंट आपको रीइंबर्समेंट के तौर पे मिलती है तो एक दूसरे के सामने वो आप सेट ऑफ करके उस पर कोई टैक्स भरने का सवाल नहीं होता। अगर उसको शॉर्ट टर्म में भी गिना जाए बट बैक टू बैक इट इज़ द सेम अमाउंट, सो देयर विल बी नो टैक्स। आप इसमें इंडेक्सेशन का टेम्पटेशन मत रखिए अगर 2 साल से ज़्यादा भी है तो, क्योंकि अगर आप उसको डीड में इंक्लूड नहीं करते हैं तो इंडेक्सेशन करके उसको क्लेम करना वो अलग से मुश्किल है। कई बार लक्ष्मण जी ये होता है कि लोग अपना फर्नीचर फिक्सचर के साथ जो फ्लैट बेचते हैं तो उसको अलग वैल्यू इसलिए करते हैं क्योंकि फर्नीचर फिक्सचर में अगर गेन भी होता है तो वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि फर्नीचर फिक्सचर इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट विद इन द मीनिंग ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये प्लानिंग को लक्ष्य में रखते हुए उषा जी अपना स्ट्रक्चर कर सकेंगी। बिल्कुल उषा जी, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जैसा कि हमारे टैक्स गुरु ने बताया आप बिल्कुल इस प्रावधानों का ध्यान में रखते हुए अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। मुकेश जी, अगला सवाल लें। इससे पहले एक मुद्दा जो आता है बार बार वो है ऑफिशियल रिम्बर्समेंट का। आमतौर पर ऑफिशियल रिम्बर्समेंट के तौर पर जो पैसे मिलते हैं लोग मान के चलते हैं उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसमें क्या पेच है कि वाकई उस पर टैक्स नहीं बनता है या फिर टैक्स की देनदारी बनती है, उससे बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेस किया, क्योंकि होता क्या है कि आम तौर पे ये माना जाता है कि वे आपको एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिला तो दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सैलरी, आइदर सैलरी या परक्विजिट या जो भी कहें। पर कोर्ट्स ने, और ये कोई आज की नई पोजीशन नहीं है, मुझे याद है द मोस्ट सेलिब्रेटेड डिसीजन ऑन दिस पॉइंट जब हमारा एक ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उन दिनों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक ओवन वर्सेस बुक के केस में ये प्रिंसिपल तय किया गया कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो कुछ देता है जिससे एम्प्लॉई को कुछ फ़ायदा नहीं होता है और एम्प्लॉई जो उसको मिलता है वो एम्प्लॉयर के हित के लिए ही उसको खर्च करता है। जैसे आप ट्रैवल पे गए, बिजनेस ट्रैवल पर, और आपने एम्प्लॉयर के लिए जो कुछ काम किया उसके लिए आपने अपना ट्रैवलिंग, होटल एकोमोडेशन, कन्वेयंस वगैरह का खर्च किया, उसका आप रीइंबर्समेंट लेते हैं। पैसा आपको जरूर मिलता है क्योंकि एक बार आपने खर्च किया, पर ये आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो ये एक सेटल्ड पोजीशन है कि इफ इट इज एन ऑफिशियल रीइंबर्समेंट
फॉर द वर्क दैट यू हैव डन फॉर योर एम्प्लॉयर, लक्ष्मण जी उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, ऑफिशियल रिम्बर्समेंट मिलता है तो उसको खुशी खुशी ग्रहण करिए, उस पर कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं करीमगंज असम में, जहां से अजय चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजय साहब नमस्कार। 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 बताएं सर, क्या सवाल है आपके पास? मेरा सवाल ये है कि मैं एक CPSU हिंदुस्तान बाय नेम हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी करता था। ठीक है। वो 19 का मई महीना में वो लिक्विडेट हो गया है। ठीक है। इसका पहले से 17 जनवरी से सैलरी एंड अदर थिंग्स बंद हो गया, मेरा नहीं मिला। ठीक है। 17 से तो ये इसमें रिजेंटमेंट आ गया लोकेलिटी में। यहाँ हम लोग का साउथ आसाम में एक ही इंडस्ट्री था, वो रनिंग इंडस्ट्री सडनली बंद हो गया। इसमें पब्लिक को रिजेंटमेंट आया। उसका कारण गया साल आसाम गवर्नमेंट इंटरफेयर किया है और आसाम गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज डाला है। ठीक है। वो रिलीफ पैकेज में एक रिलीफ मिला है, लेकिन अंदर में उन लोग का एक हिसाब लगाया जिसका जितना दिन का जॉब है इसका हिसाब से लमसम एक पेमेंट मुझको मिला है। लेकिन बैंक का खाता में ये रिलीफ पैकेज है, बैंक का खाता में रिलीफ पैकेज आया, रिलीफ पैकेज रिलीफ लिखा है। तो अब आप जानना चाहते हैं इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, ठीक है। मुकेश जी क्या सुझाव है इनके लिए? अच्छा लक्ष्मण जी, हम इनको ये पूछें कि डज ही स्टिल कंटिन्यू टू बी एन एम्प्लॉई या उनको रिट्रेंचमेंट हो गया है? आपको अपनी नौकरी से अलग किया गया है या अभी आप नौकरी चालू है? क्या पोजीशन है ये बता सकेंगे अजय बाबू? एम्प्लॉयर जब लिक्विडेट कर दिया है 19 का मई में, तो वो लोग बोल रहा है आप लोग रिट्रेंच हो गया है। अच्छा। और एम्प्लॉय जो है वो लोग केस में गया है। तो अगर मैं समझ गया, रिट्रेंचमेंट आपका हो चुका है, तो मेरे विचार से ये जो रिट्रेंचमेंट के रिलीफ पैकेज को you can consider it as being in the nature of retrenchment compensation। और लक्ष्मण जी एक इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10(10)(b) है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको कोई भी एक अवार्ड या कॉन्ट्रैक्ट या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको रिट्रेंचमेंट का कॉम्पेंसेशन मिलता है तो 5 लाख रुपए तक इसको एग्जम्प्ट गिना जा सकता है। तो वन व्यू दैट कैन बी टेकन इन द केस ऑफ अजय बाबू इज दैट ही इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी इन सर्विस, और ये रिलीफ इज नथिंग बट इन द नेचर ऑफ अ रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। चलिए ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, कोल्हापुर से हमारे पास आता है नारायण पटौदिया जी का। पटौदिया साहब नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि ये शेयर अनलिस्टेड शेयर को लिक्विडेट कर देंगे, लेकिन डीमैट अकाउंट में से ये शेयर कैसे निकलेंगे? नहीं, अब सवाल ये है कि एक्सटिंग्विशमेंट कब होता है भाई साहब? यू योरसेल्फ कैन नॉट डू एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट तभी होता है जबकि वो कंपनी है वो लिक्विडेशन में चली जाती है, कंपनी का अस्तित्व ही नहीं रहता है। सी देयर आर 2 सिनेरियोज। एक तो उसका कोई ट्रांजैक्शन माना लिस्टिंग नहीं होती है कोई कंपनी की और वो अनलिस्टेड हो जाती है, बट द कंपनी डज स्टिल एग्जिस्ट। और दूसरा ये है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है, तब उसका एक्सटिंग्विशमेंट होता है, तो वो आप पूरे का पूरा लॉस क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने समझाया था। अगर वो कंपनी का पूरा एक्सटिंग्विशमेंट नहीं हुआ है और उसको आप डीमैट अकाउंट से रिमूव करना चाहते हैं, तो द बेटर कोर्स इज कि एट अ टोकन प्राइस ऑफ से 1 रुपये के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करके ऑफ मार्केट इसको आप अपने डीमैट अकाउंट से भी रिमूव कर सकते हैं और जो डिफरेंस है वो लॉस ले सकते हैं। चलिए तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि गलती से भरे टैक्स पर रिफंड पाने का क्या है तरीका। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद।